ये कहानी है ओरहान बे की, जो सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक ऐसा हुक्मरान था जिसने अपनी सुल्तानत को तलवार के साथ साथ हुस्न अखलाक और अडल से मजबूत बनाया। उसका दौर वो था जब ऑटोमान सुल्तानत अपनी इब्तिदा में थी और हर फैसला मुस्तकबिल का रुख तय कर रहा था। ओरहान बे ने अपने वालिद उस्मान गाजी के बाद सुल्तानत संभली और उसका सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि नए इलाकों को जीतने के बाद उन्हें संभला कैसे जाए। बहुत से हुक्मरान फतह के बाद सिर्फ कब्जा करते थे, लेकिन ओरहान ने फतह के बाद इंसाफ कायम किया। उसका यकीन था कि अगर लोग खुश होंगे तो सुल्तानत खुद मजबूत हो जाएगी। उसकी हुकूमत का एक अहम पहलू यह था कि वो लोगों के मसाइल खुद सुनता था। कोई भी आम इंसान, चाहे किसान हो, ताजिर हो या गरीब औरत, उस तक अपनी बात पहुंचा सकता था। जब भी कोई झगड़ा होता, ओरहान बे फौरन फैसला नहीं करता था, बल्कि दोनों तरफ की बात सुनते, गवाहों को बुलाता और फिर दलील की बुनियाद पर फैसला करता। इससे लोगों को एहसास होता था कि उन्हें हकीकी इंसाफ मिल रहा है। एक दफा एक जमीनी झगड़ा उसके सामने लाया गया। दोनों फर्द अपने आप को सही कह रहे थे। ओरहान ने जल्दी में फैसला करने के बजाय सबूत मंगवे, गवाहों से बात की और जब हकीकत सामने आई तो असल मलिक को उसका हक वापस दिया। लेकिन उसने दूसरे फर्द को सख्त सजा देने के बजाय सिर्फ तनबीह की। उसका कहना था कि सुल्तानत का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि लोगों की इस्लाह भी है। इसी तरह जब एक ताजिर कर्ज में डूब गया और उसने मदद मांगी तो ओरहान ने सिर्फ महलत नहीं दी बल्कि बैत उल माल से मदद भी दी। उसका नजरिया यह था कि अगर तिजारत तबाह होगी तो सुल्तानत कमजोर हो जाएगी। यानी वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी समझता था, जो एक मॉडर्न हुक्मरान की सोच के बराबर है। ओरहान की शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू उसका रवैया था। वो नरमी, सब्र और इज्जत के साथ बात करता था। उसका यकीन था कि अगर हुक्मरान सख्त मिजाज हो जाए तो लोग उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हुक्मरान इंसानियत और रहमत के साथ हुकूमत करे तो लोग उसके वाफदर बन जाते हैं। जंग के मैदान में भी ओरहान मुख्तलिफ था। उसने बिजांताइन इलाकों पर फतह हासिल की, लेकिन कभी जुल्म को प्रमोट नहीं किया। उसने अपनी फौज को हमेशा यह तालीम दी कि जंग लूट मार के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए होती है। यह एक डिसिप्लिन्ड और एथिकल मिलिट्री अप्रोच थी जो उस जमाने के लिए बहुत एडवांस थी। तारीखी तौर पर देखा जाए तो ओरहान बे ने बहुत से रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए। उसने पहली मर्तबा रेगुलर आर्मी सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, जो बाद में जनसरी सिस्टम की बुनियाद बना। उसने करेंसी सिस्टम को भी डेवलप किया ताकि तिजारत आसान हो। इसके अलावा उसने इदारी निज़ाम को बेहतर बनाया, जहां मुख्तलिफ अफराद को जिम्मेदारियां दी गईं। यह तमाम बातें यह साबित करती हैं कि ओरहान सिर्फ एक फौजी लीडर नहीं था बल्कि एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसकी लीडरशिप का मॉडल आज के दौर में भी रेलेवेंट है, जहां इंसाफ, एम्पैथी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एक स्ट्रेटेजिक लीडर की पहचान होती है। अगर तनकीदी नज़र से देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि उसकी नरमी कभी कभी पॉलिटिकल रिस्क भी हो सकती थी, क्योंकि हर दुश्मन को नरमी से हैंडल नहीं किया जा सकता। लेकिन ओरहान का बैलेंस यह था कि वो ज़रूरत पर सख्ती भी दिखाता था। यानी उसकी लीडरशिप सिचुएशनल थी, जहां ज़रूरत हो वहां तलवार और जहां मुमकिन हो वहां रहमत। आखिर में ओरहान बे की सुल्तानत का असल राज यह था कि उसने लोगों के दिल जीत लिए। उसका यकीन था कि जमीन जीतना आसान है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट जीतना मुश्किल है। और जब एक हुक्मरान यह काम कर लेता है तो उसकी सुल्तानत सिर्फ एक दौर तक नहीं बल्कि नस्लों तक चलती है। खुलासा: ओरहान बे की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली कुव्वत सिर्फ तलवार में नहीं होती बल्कि इंसाफ, अखलाक और हिकमत में होती है। जो हुक्मरान इन तीन चीजों को बैलेंस कर लेता है वही तारीख में अपना नाम अमर करता है। ओरहान बे की सुल्तानत जैसे जैसे फैल रही थी वैसे वैसे उसके सामने नए चैलेंजेस भी उभर रहे थे।
फतह हासिल करना एक मरहला था, लेकिन उन इलाकों को मुस्तहकम बनाना असल इम्तिहान था। हर नए शहर के साथ मुख्तलिफ कौमों, रिवायतों और सियासी दबाव का सामना होता, जिसे समझना और बैलेंस करना जरूरी था। ओरहान बे ने इस बात को गहराई से समझा कि सिर्फ तलवार से हुकूमत कायम नहीं रहती। उसने अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील किया और जंग के साथ साथ डिप्लोमेसी को भी अपनाया। बिजांताइन हुक्मरानों के साथ उसने सिर्फ जंग नहीं की, बल्कि कई दफा मुआहिदे भी किए। यह मुआहिदे सिर्फ वक्त गुजरने के लिए नहीं होते थे, बल्कि उनके जरिए ट्रेड रूट्स को सिक्योर किया जाता और अपनी सुल्तानत को इकोनॉमिक तौर पर मजबूत बनाया जाता। उस दौर में बुरसा की फतह एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यह शहर सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं था, बल्कि एक इदारी मरकज बन गया। यहां से ओरहान बे ने अपनी हुकूमत को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। उसने काजी और एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जो मुख्तलिफ इलाकों में इंसाफ और निज़ाम को बरकरार रखते। यह सिस्टम सेंट्रलाइज्ड भी था और लोकल लेवल पर इफेक्टिव भी। ओरहान बे की सुल्तनत अब एक नई सतह पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जहां कुव्वत बढ़ती है वहां इम्तिहान भी गहरा हो जाता है। अब मसला सिर्फ जमीन या हुकूमत का नहीं रहा था, बल्कि वफादारी, इत्तेहाद और अंदरूनी साजिशों का भी था। सुल्तनत के अंदर कुछ ऐसे अफरद उभर रहे थे जो ज़ाहिरी तौर पर वफादार थे, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी ताकत बढ़ने के लिए चल रहे थे। ओरहान बे ने हमेशा की तरह जल्दबाजी से काम नहीं लिया। उसने अपने करीबी लोगों पर अंधा एतबार करने के बजाय निगरानी का निज़ाम मजबूत किया। हर इलाके से खुफिया मालूमात हासिल की जाती थी ताकि किसी भी बगावत या साजिश को वक्त पर रोका जा सके। यह उसकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को दिखाता है कि उसने सिर्फ ज़ाहिरी सुकून पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अंदर चलने वाली तहरीकों को भी समझा। इसी दौर में बाइजेंट के साथ ताल्लुकात एक नई शक्ल इख्तियार कर गए। अब जंग और अमन के दरमियान एक नाजुक बैलेंस कायम हो चुका था। कभी सरहदी झगड़े होते, कभी मुआहिदे होते। ओरहान बे ने इस सिचुएशन को एक मौका समझा। उसने अपनी सुल्तनत को इतना मजबूत बनाया कि दुश्मन खुद मुज़क्करक पर मजबूर हो जाए। यह एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच थी, सीधी जंग के बजाय प्रेशर क्रिएट करना। लेकिन हर स्ट्रेटेजी का एक इमोशनल पहलू भी होता है। ओरहान के करीबी लोगों में से कुछ लोग उसकी पॉलिसीज से मुतफिक नहीं थे। उन्हें लगता था कि सुल्तान को ज्यादा सख्त होना चाहिए। यह इख्तिलाफ धीरे धीरे टेंशन में बदलने लगा। यहां ओरहान बे का सब्र और हिकमत फिर से सामने आई। उसने मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के बजाय उसे डायलॉग में तब्दील करने की कोशिश की। एक वक्त ऐसा भी आया जब एक करीबी अफरद ने उसके खिलाफ छुपी हुई साजिश की। यह ओरहान के लिए सिर्फ सियासी नहीं बल्कि जाती धोखा भी था। लेकिन उसने जज्बती रिएक्शन देने के बजाय सबूत इकट्ठा किए, और जब हकीकत वाज़े हो गई तो उसने फैसला किया। उसने साजिश करने वालों को सजा दी, लेकिन साथ ही यह भी इंश्योर किया कि बेगुनाह लोग मुतसिर न हों। यह उसकी इंसाफ पसंदी की इंतहा थी। इस सब के दरमियान सुल्तनत की अवाम पर भी असर पड़ रहा था। लोग देख रहे थे कि उनका हुक्मरान किस तरह मुश्किल हालात में भी बैलेंस बनाए रखता है। इससे उनका एतबार और मजबूत होता गया। उन्हें यकीन था कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों, उनका सुल्तान उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। ओरहान बे ने इस दौर में अपनी फौज और इदरी निज़ाम को और भी मजबूत किया। उसने नए कानून इंट्रोड्यूस किए ताकि हर चीज एक सिस्टम के तहत चले। यह रिफॉर्म्स सिर्फ उसके दौर के लिए नहीं थे, बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक ब्लूप्रिंट थे। अगर इस मरहले का तनकीदी जायजा लिया जाए तो यह वाज़े होता है कि ओरहान की सबसे बड़ी कुव्वत उसका कंट्रोल था, न सिर्फ दूसरों पर बल्कि अपने जज्बात पर भी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इतना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कभी कभी क्रिएटिव फ्रीडम को कम कर देता है, जो आगे चलकर नए चैलेंजेस पैदा कर सकता है। आखिर में यह दौर ओरहान बे की लीडरशिप का सबसे गहरा इम्तिहान था।
उसने दिखाया कि एक हकीकी लीडर वो होता है जो सिर्फ आसान वक्त में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी सही फैसले करता है। उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया दौर शुरू होता है जहाँ सुल्तनत और भी बड़ी जिम्मेदारियों का सामना करती है और तारीख उसे और भी बड़े इम्तिहानों के लिए तैयार करती है। ओरहान बे की जिंदगी का यह मरहला उसकी सुल्तनत के लिए फैसला कुन साबित हो रहा था। अंदरूनी साजिशों को काबू में लाने के बाद अब उसका तवज्जो दोबारा बाहरी फ्रंट पर मरकूज हो गया, लेकिन इस दफा स्ट्रेटेजी पहले से ज्यादा गहरी और सोची समझी थी। अब जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि प्लानिंग, टाइमिंग और रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल से जीती जा रही थी। बिजंटाइन सरहदों पर टेंशन बढ़ रही थी। कुछ इलाके ऐसे थे जहां छोटी छोटी झड़पें रोज का मामूल बन चुकी थीं। ओरहान बे ने फौरन बड़ी जंग का रिस्क लेने के बजाय पहले अपनी पोजीशन को मजबूत किया। उसने सप्लाई लाइंस को सिक्योर किया, फौज की ट्रेनिंग को और बेहतर बनाया और मुख्तलिफ मोर्चों पर अपने कमांडर्स को वाज़ेह हिदायत दी। यह एक मॉडर्न मिलिट्री डॉक्ट्रिन की तरह था, पहले स्टेबिलिटी फिर एक्सपेंशन। इस दौर में उसकी लीडरशिप का एक और पहलू सामने आया, डेलीगेशन। ओरहान बे ने हर काम खुद करने के बजाय अपने काबिल अफरद पर जिम्मेदारियां डाली। यह फैसला आसान नहीं होता क्योंकि इसमें ट्रस्ट का एलिमेंट होता है, लेकिन उसने यह समझा कि एक बारी सुल्तनत को चलाने के लिए टीम का स्ट्रांग होना जरूरी है। जंग का एक बड़ा मोड़ तब आया जब एक अहम बिजंटाइन किला टारगेट बनाया गया। यह सिर्फ एक फौजी मुहिम नहीं थी बल्कि साइकोलॉजिकल वॉर भी थी। अगर यह किला फतह हो जाता तो दुश्मन का हौसला टूट जाता। ओरहान बे ने सीधा हमला करने के बजाय सीज स्ट्रेटेजी इख्तियार की। उसने किले को घेर लिया, सप्लाई रूट्स बंद किए और वक्त के साथ दुश्मन को कमजोर किया। यह सब्र और स्ट्रेटेजी का इम्तिहान था। महीनों के बाद जब किला फतह हुआ तो ओरहान बे ने एक बार फिर अपनी पहचान बनाई। उसने न तो बेजा खून रेजी की और न ही लोगों पर जुल्म किया। इस कहानी का अगला हिस्सा इस इख्तिताम के बाद एक नए दौर का आगाज करता है। ऐसा दौर जहां ओरहान बे की मेहनत और उसूल असल इम्तिहान से गुजरने वाले थे। ओरहान बे के बाद सुल्तनात का बोझ उसके वारिस के कांधों पर आया। यह सिर्फ तख्त संभालना नहीं था, बल्कि एक पूरे निजाम को बरकरार रखना था जो उसने सालों की मेहनत से खड़ा किया था। नए हुक्मरान के लिए सबसे पहला चैलेंज ये था कि वो अपने आप को सिर्फ एक वारिस नहीं बल्कि एक लीडर साबित करे। शुरू के दिनों में सब कुछ पुरसुकून नजर आता था, लेकिन धीरे धीरे अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से दबाव बढ़ने लगा। कुछ ऐसे लोग जो ओरहान बे के दौर में चुप थे, अब अपने मफदात के लिए सर उठाने लगे। ये वो लम्हा था जहां लीडरशिप की असल पहचान सामने आती है। क्या नया सुल्तान उन चैलेंजेस का सामना उसी हिकमत और सब्र से करेगा? दूसरी तरफ बिजंटाइन फ्रंट पर भी हालात बदलने लगे। दुश्मन ने समझा कि अब वक्त है दोबारा अपनी पोजीशन मजबूत करने का। छोटी छोटी झड़पें फिर से बढ़ने लगे, लेकिन इस दफा उनमें एक नई इंटेंसिटी थी। ये सिर्फ इलाकों की जंग नहीं रही थी, बल्कि इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस की जंग बन चुकी थी। नए सुल्तान ने अपने वालिद के तरीके को समझने की कोशिश की। उसने जल्दबाजी के बजाय पहले सिचुएशन का जायजा लिया। कुछ जगहों पर उसने सख्ती दिखाई और कुछ पर नरमी, बिल्कुल उसी बैलेंस के साथ जो ओरहान बे की पहचान थी। लेकिन हर फैसला उसके लिए एक टेस्ट था, क्योंकि अब उसे अपनी पहचान खुद बनानी थी। इस दौर में एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, सुल्तनात के लोगों का रवैया। उन्होंने ओरहान बे के दौर का सुकून देखा था, इसलिए वो नए हुक्मरान से भी वही उम्मीद रखते थे। ये प्रेशर भी था और मोटिवेशन भी। वक्त के साथ धीरे धीरे ये साबित होने लगा कि बुनियाद वाकई मजबूत थी। जो निजाम ओरहान बे ने कायम किया था वो सिर्फ उसकी जाती लीडरशिप पर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि एक स्ट्रक्चर बन चुका था जो चैलेंजेस के बावजूद खुद को संभाल सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर जनरेशन अपने साथ नए इम्तिहान लाती है, और हर इम्तिहान ये फैसला करता है कि तारीख में नाम सिर्फ लिखा जाता है या हमेशा के लिए जिंदा रहता है।
उरहान बे का नाम पहले ही अमर हो चुका था। अब देखना ये था कि उसके बाद आने वाले उस विरसे को सिर्फ संभलते हैं या उसे और आगे बढ़ाकर एक नए आसमान तक ले जाते हैं। वक्त अपनी रवानी से आगे बढ़ता रहा और नए सुल्तान के लिए हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता था। अब उसके फैसले सिर्फ उसकी जाती काबिलियत का नहीं बल्कि पूरी सुल्तनात के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे थे। अंदरूनी सतह पर सबसे बड़ा चैलेंज वफादारी को बरकरार रखना था। कुछ सरदारों ने खामोशी से अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। ये सीधा बगावत नहीं थी, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल थी जो वक्त के साथ खतरनाक बन सकती थी। नए सुल्तान ने इस दफा एक मुख्तलिफ अप्रोच इख्तियार की। सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय उसने सियासी हिकमत से काम लिया। जहां जरूरी था वहां सख्ती की, लेकिन जहां मुमकिन था वहां मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल किए। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सुल्तनात के अंदर एक नया बैलेंस पैदा होने लगा। लोगों को महसूस हुआ कि हुकूमत सिर्फ हुक्म चलाने वाली कुव्वत नहीं बल्कि सुनने और समझने वाली इदरा भी है। बाहरी फ्रंट पर भी हालात तेजी से तब्दील हो रहे थे। बिज़ंटाइन कुव्वतें अब सीधी तकरार के बजाय गैर मुस्तकीम तरीकों से दबाव डाल रही थीं। कभी ट्रेड रूट्स पर हमले, कभी सरहदी इलाकों में अफरा तफरी। यह एक नई किस्म की जंग थी जहां तलवार से ज्यादा ज़हन का किरदार था। नए सुल्तान ने इस चैलेंज को समझने में देर नहीं लगाई। उसने अपने जासूसी निज़ाम को मजबूत किया, मालूमात हासिल करने के तरीकों को बेहतर बनाया और दुश्मन की हरकतों का पहले से अंदाजा लगाना शुरू किया। यह सब उस निज़ाम का हिस्सा था जो उरहान बे ने बुनियादी तौर पर तैयार किया था, लेकिन अब उसे मजीद तरक्की दी जा रही थी। फिर एक ऐसा मोड़ आया जो इस दौर की पहचान बन गया। एक अहम सरहदी इलाका जो तिजारत और फौज दोनों के लिए बहुत जरूरी था, अचानक दुश्मन के कब्जे में चला गया। ये सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था, ये सुल्तनात के लिए एक खुला चैलेंज था। अब फैसला करना जरूरी था, फौरा हमला या फिर स्ट्रैटेजी के साथ इंतजार। नए सुल्तान ने वही रास्ता चुना जो मुश्किल भी था और दुरांदेश भी, इंतजार और तैयारी। उसने फौरा बारी फौज भेजने के बजाय पहले अपने रिसोर्सेज जमा किए, सरहदी इलाकों को रीएनफोर्स किया और दुश्मन को गलत इत्मीनान में रहने दिया। कुछ हफ्तों बाद जब हमला हुआ तो वो सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो एक प्लान्ड ऑपरेशन था। मुख्तलिफ सिमतों से एक साथ दबाव डाला गया, सप्लाई लाइंस काट दी गईं और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। आखिरकार वो इलाका दोबारा हासिल कर लिया गया। इस फतह ने सिर्फ जमीन वापस नहीं दिलाई बल्कि सुल्तनात के अंदर एक नया एतमाद पैदा किया। लोगों को यकीन हो गया कि नया सुल्तान सिर्फ विरसा संभलने वाला नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने वाला लीडर है। लेकिन हर कामयाबी के बाद एक नया सवाल पैदा होता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां इम्तिहान सिर्फ स्ट्रैटेजी या जंग का नहीं बल्कि हिम्मत और यकीन का भी था। सुल्तानत के दुश्मन अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहे थे, अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से एक बारा तूफान उभर रहा था। एक तरफ बिजांटीन कुव्वतें अपनी पूरी ताकत के साथ एक बारी मुहिम की तैयारी कर रही थीं। दूसरी तरफ कुछ अंदरूनी अंसर भी छुपके छुपके इस उम्मीद में थे कि अगर सुल्तान कमजोर पड़ा तो वो अपना असर बढ़ा सकें। यह दोहरा खतरा था और इसी में नए सुल्तान की असल आजमाइश छुपी हुई थी। इस दफा फैसला मुश्किल था। छोटी छोटी मुहिम्मत और महदूद झड़पों का दौर खत्म हो चुका था। अब एक बारी जंग करीब थी, ऐसी जंग जो या तो सुल्तानत को मजीद मजबूत कर देती या फिर उसे हिलाकर रख देती। नए सुल्तान ने अपने करीबी मुशीरों और फौजी सरदारों का इजलास बुलाया। हर शख्स ने अपनी राय दी, किसी ने फौरन हमले का मशवरा दिया, किसी ने दिफाई स्ट्रैटेजी को बेहतर समझा। लेकिन आखिरकार फैसला सुल्तान ने खुद करना था। उसने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो उसके वालिद के उसूलों और अपनी सोच का एक अनोखा इम्तिजाज था। सीधा मुकाबला करने के बजाय उसने बैटलफील्ड का इंतखाब खुद करने का फैसला किया।
ऐसी जगह जहां जमीन, मौसम और वक्त तीनों उसके हक में हों। उसने फौज को इस तरह पोजीशन किया कि दुश्मन को आगे बढ़ने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि असल कंट्रोल सुल्तान के पास रहा। जब जंग का दिन आया तो हवा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। जंग शुरू हुई तो दुश्मन ने अपनी ताकत का जोर लगाया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि वो उसी जाल में फंस चुके हैं जो सुल्तान ने पहले से बुन रखा था। मुख्तलिफ सिमतों से काउंटर अटैक्स हुए, सप्लाई रूट्स बंद हुए और उनका निजाम टूटने लगा। यह जंग सिर्फ तलवार की नहीं थी, यह ज़हन, सब्र और वक्त की जंग थी। आखिरकार वो लम्हा भी आया जब दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। मैदान में खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी हार की नहीं बल्कि एक नए दौर की इब्तिदा की निशानी थी। इस जीत ने सुल्तानत को सिर्फ महफूज नहीं किया बल्कि उसे एक नई पहचान दी। अब यह सिर्फ एक उभरती हुई कुव्वत नहीं रही थी, यह एक मुस्तहकम और बाअसर सल्तनत बन चुकी थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जंग के बाद नए सुल्तान ने वही रास्ता इख्तियार किया जो उसके वालिद की पहचान था, इंसाफ और रहमत। कायदियों के साथ नरमी, अवाम के लिए अमन और निजाम के लिए इस्तिहकाम। इसी में उसकी असल जीत छुपी हुई थी। वक्त के साथ सुल्तानत मजीद फैलती गई, लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी बात यह थी कि बुनियादी उसूल कभी नहीं बदले। स्ट्रैटेजी बदली, हालात बदले, लेकिन इंसाफ और तवाज़ु हमेशा मरकज में रहे। और यूं ओरहान बे का विरसा सिर्फ जिंदा ही नहीं रहा, बल्कि उसने एक ऐसा दरख्त बन लिया जिसके साए ताले आने वाली नस्लें अपनी पहचान बनाती रही। कहानी यहाँ अपने एक मुकम्मल दौर को पहुँचती है, जहाँ गुजरा हुआ कल आज को रोशन करता है और आज मुस्तकबिल की बुनियाद बन जाता है। लेकिन तारीख कभी रुकती नहीं। शायद किसी और दौर में किसी और सुल्तान के साथ यह कहानी फिर से लिखी जाए। तारीख वाक़ाए कभी नहीं रुकती और इसी रवानी के साथ सुल्तानत एक नए दौर में दाखिल हुई। ऐसा दौर जहां सिर्फ जंगों की जीत नहीं बल्कि निजाम की गहराई और तहजीब की बुनियाद भी मजबूत की जा रही थी। नए सुल्तान ने समझ लिया था कि असली कुव्वत सिर्फ तलवार में नहीं होती बल्कि इल्म, इंसाफ और मुआशरे की तरक्की में होती है। इसलिए उसने अपनी तवज्जो सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रखी बल्कि शहरों की तमीर, तिजारत के फरोग और तालीम के निज़ाम पर भी दी। नए मदारिस कयाम किए गए जहां सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि हिसाब, फलसफा और फ़नून भी पढ़ाए जाने लगे। तिजारत के लिए नए रास्ते खोले गए जिससे दूर दूर के इलाकों से लोग इस सुल्तानत का रुख करने लगे। यह सब कुछ इस बात का सबूत था कि सुल्तानत सिर्फ फौजी ताकत पर नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम पर खड़ी हो रही है। लेकिन तरक्की के इस सफर में भी चैलेंजेस कम नहीं थे। कुछ दूर दराज इलाकों में अब भी मुखलफत की चिंगारियां मौजूद थीं। यह लोग न तो सीधी जंग चाहते थे और न ही पूरी तरह से फर्माबरदारी। यह एक ऐसी सूरत हाल थी जहां फैसला सिर्फ ताकत से नहीं हो सकता था। सुल्तान ने इस दफा एक नया तरीका इख्तियार किया, दिल जीतने का। उसने मकामी रिवायत का एहतराम किया, उन्हें अपने निज़ाम का हिस्सा बनाया और धीरे धीरे उन इलाकों को अपने साथ जोड़ लिया। यह अप्रोच वक्त लेता था, लेकिन इसका असर गहरा और देरपा होता था। इस दौर की सबसे खास बात यह थी कि सुल्तानत के अंदर एक नई पहचान उभर रही थी, एक ऐसी पहचान जहां मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ रिवायत और मुख्तलिफ जुबानें एक निज़ाम के तहत जुड़ रही थीं। वक्त के साथ यह सुल्तानत सिर्फ ज़मीन का मजमुआ नहीं रही बल्कि एक तहजीब बन गई। लेकिन हर उरूज के साथ एक नया सवाल पैदा होता है, क्या यह तरक्की हमेशा इसी रफ्तार से जारी रह सकती है? क्या आने वाली नस्लें भी इसी जज्बे और हिकमत के साथ इस निज़ाम को संभल सकेंगी? और फिर आफाक पर एक नया सया उभरना शुरू हुआ। सुल्तान ने गहरी सोच के बाद वो रास्ता चुना जो मुश्किल भी था और दूरअंदेश भी, तब्दीली को अपनाना। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ गुज़िश्ता कामयाबियों पर भरोसा करना काफ़ी नहीं,
बल्कि नए दौर के मुताबिक खुद को ढलना ही असल बका की जमानत है। इस फैसले के बाद सुल्तनत में धीरे धीरे एक नया निजाम उभरने लगा। फौज को नए अंदाज में ऑर्गेनाइज किया गया। छोटे, तेज और ज्यादा फ्लेक्सिबल दस्ता तैयार किए गए जो हर किस्म की सूरत हाल में फौरन रिएक्ट कर सकें। ट्रेनिंग में भी तब्दीली आई। अब सिर्फ जिस्म की ताकत नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और सोच पर भी बराबर जोर दिया जाने लगा। इसके साथ साथ हुकूमती निजाम को भी मजबूत किया गया। रिकॉर्ड रखने, फैसले लेने और उन पर अमल दरामद करवाने के तरीके बेहतर बनाए गए। हर इलाके में जिम्मेदार अफराद मुकर्रर किए गए जो सिर्फ हुक्म नहीं चलाते थे बल्कि अवाम के मसाइल को समझकर उन्हें हल करते थे। ये सब आसान नहीं था। कुछ लोग इस तब्दीली के खिलाफ थे। उनका ख्याल था कि पुराने तरीके ही काफी हैं। लेकिन सुल्तान ने सब्र और हिकमत के साथ उन्हें यकीन दिलाया कि ये तब्दीली जरूरी है। जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती भी की गई, क्योंकि हर नया निजाम अपने साथ मुखलफत भी लाता है। वक्त के साथ इन तब्दीलियों के असरात सामने आने लगे। सुल्तनत सिर्फ जंग में नहीं बल्कि अमान के दौर में भी मजबूत होती गई। तिजारत बढ़ी, शहर आबाद हुए और लोगों का एतमाद बढ़ता गया। यह एक ऐसा मोड़ था जहां सुल्तनत अपनी पहचान को नए अंदाज में डिफाइन कर रही थी। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड इम्तिहान सामने आया। इस दफा खतरा किसी दुश्मन फौज की शक्ल में नहीं था, बल्कि अंदर ही अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा होने लगी जो धीरे धीरे पूरे निजाम को मुतासिर कर सकती थी। इख्तिलाफ, गुरूर और आपस की कशमकश। कुछ नए अफसर और सरदार अपनी कामयाबियों पर इतना फख्र करने लगे कि उन्होंने निजाम के उसूलों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी तनाज़ात बढ़ने लगे और ये खतरा पैदा हो गया कि अगर इन्हें वक्त पर कंट्रोल न किया गया तो ये सुल्तनत के अंदर से उसे कमजोर कर देंगे। सुल्तान के लिए ये सबसे मुश्किल इम्तिहान था, क्योंकि बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान होता है लेकिन अंदर के फसाद को खत्म करना बहुत ज्यादा नाजुक काम होता है। उसने फौरन कदम उठाया। उसने सबसे पहले एक वाज़े पैगाम दिया। सुल्तनत की कुव्वत सिर्फ उसकी फौज या उसकी फतहों में नहीं बल्कि उसकी वहदत में है। उसने उन अफराद को जो हद से आगे बढ़ रहे थे या तो ठीक किया या उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया। इसके साथ साथ उसने अपने करीबी लोगों को भी याद दिलाया कि हर कामयाबी के बाद सबसे जरूरी चीज इंकिसार होती है। धीरे धीरे हालात दोबारा कंट्रोल में आने लगे। यह इम्तिहान सुल्तनत के लिए एक नया सबक लेकर आया कि असल ताकत सिर्फ बाहरी फतहों में नहीं बल्कि अंदरूनी इत्तेहाद और उसूलों पर कायम रहने में होती है। और यूं एक और तूफान गुजर गया। लेकिन अब सुल्तान और उसकी सुल्तनत दोनों ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत और ज्यादा तैयार थे। कहानी अब उस मकाम पर है जहां सुल्तनत सिर्फ अपने वक्त की नहीं बल्कि आने वाले दौरों की भी रहनुमा बन सकती है। लेकिन क्या हर कहानी का अंजाम इतना ही रोशन होता है, या फिर अभी कोई आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी है? हर कहानी के आखिर में एक ऐसा इम्तिहान जरूर आता है जो उस कहानी को मुकम्मल करता है, और सुल्तनत के लिए भी वो लम्हा अब दूर नहीं रहा था। वक्त गुजरने के साथ सुल्तान की उम्र और तजुर्बा दोनों बढ़ते गए, लेकिन जिस्म की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। ये फितरी था, लेकिन इसके असरात सिर्फ उस तक महदूद नहीं थे। पूरी सुल्तनत इस तब्दीली को महसूस कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल दोबारा उभर कर सामने आया, सक्सेशन। इस दफा ये सिर्फ तैयारी या तालीम का मसला नहीं था। ये फैसला करना था कि कौन वो जिम्मेदारी उठाएगा जो सिर्फ तख्त नहीं बल्कि एक पूरी तहजीब और निजाम का बोझ अपने साथ रखता है। सुल्तान ने जल्दबाजी के बजाय गहरी सोच से काम लिया। उसने अपने वरिसों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी, किसी को फौज का इंतजाम, किसी को तिजारत का निजाम और किसी को अंदरूनी गवर्नेंस का जिम्मा। यह एक इम्तिहान भी था और एक ट्रेनिंग भी। धीरे धीरे ये वाज़े होने लगा कि कौन सिर्फ कुव्वत रखता है और कौन हिकमत।
लेकिन जहां फैसले होते हैं वहां इख्तिलाफ भी पैदा होता है। कुछ अफराद ने अपने पसंदीदा वरिस की हिमायत में रवैया सख्त कर लिया। दरबार के अंदर खामोश तनाज़ा पैदा होने लगा। यह खतरा था कि अगर इसे वक्त पर कंट्रोल न किया गया तो ये सुल्तनत के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकता था। सुल्तान ने एक दफा फिर अपनी लीडरशिप का सबूत दिया। उसने एक खुला इजलास बुलाया, ऐसा इजलास जहां सिर्फ सरदारों ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदों को भी बुलाया गया। वहां उसने सिर्फ एक सवाल रखा, कौन सिर्फ हुक्मरानी कर सकता है और कौन निजाम को जिंदा रख सकता है। यह सवाल आसान नहीं था, लेकिन इसी ने फैसले का रुख तय किया। आखिरकार एक वरिस को मुंताखिब किया गया, ऐसा शख्स जो सिर्फ तलवार नहीं बल्कि सब्र, इंसाफ और फोरसाइट भी रखता था। दौर मशरिक से उभरने वाली वो नई कुव्वत अब सिर्फ अफवाहों तक महदूद नहीं रही थी। अब उसके असरात वाज़े तौर पर महसूस होने लगे थे। तिजारती रास्तों पर बेचैनी थी, सरहदी इलाकों से मुख्तलिफ खबरें आ रही थीं और हर तरफ एक गैर यकीनी सी फिजा पैदा हो गई थी। सुल्तान ने उस सूरत हाल को फौरन समझ लिया। ये आम खतरा नहीं था, ये वो इम्तिहान था जहां पुरानी स्ट्रेटजीज काफी नहीं होती। इस दफा उसे सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि पहले से तैयारी करनी थी। उसने अपने दरबार का एक बड़ा इजलास बुलाया, जहां सिर्फ फौजी सरदारों ही नहीं बल्कि ताजीरों, उलेमा और मशीरों को भी शामिल किया गया। हर शख्स ने अपने नजरिए से इस नए खतरे का जायजा पेश किया। यह एक गैर मामूली कदम था, क्योंकि अब फैसले सिर्फ जंग के हवाले से नहीं बल्कि पूरी सल्तनत के निजाम के लिए हो रहे थे। मशवरा यह दिया गया कि इस नई कुव्वत का मुकाबला सिर्फ तलवार से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सियासी रब्त, तिजारती इत्तेहाद और मालूमाती बर्तरी जरूरी होगी। सुल्तान ने फौरा काम शुरू कर दिया। दूर के इलाकों के साथ डिप्लोमेटिक रब्ते बढ़ाए गए। ऐसे इत्तेहाद कायम किए गए जहां दोनों तरफ के मुफादात महफूज रहें। तिजारती रास्तों को नए तरीकों से ऑर्गेनाइज किया गया ताकि अगर किसी एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा फौरा इस्तेमाल हो सके। इसके साथ साथ फौज को भी नए अंदाज में तैयार किया गया। ट्रेनिंग सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि जहन की भी होने लगी। हर सिपाही को यह सिखाया गया कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि प्लानिंग और वक्त के सही इस्तेमाल में जीती जाती है। कुछ अरसे बाद वो लम्हा आ ही गया जिसका अंदेशा था। नई कुव्वत के छोटे छोटे दस्ता सरहदों के करीब नजर आने लगे। ये सीधा हमला नहीं था बल्कि एक आजमाइश थी, जैसे वो सुल्तानत की ताकत और तैयारी को परख रहे हों। सुल्तान ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी फौज को पूरी तरह से तैयार रखा, लेकिन पहला कदम उठाने के बजाय दुश्मन की हरकतों को समझने पर तवज्जो दी। कुछ झड़पें हुई, लेकिन हर झड़प से एक नई मालूमात हासिल की गई। धीरे धीरे दुश्मन के तरीके वाज़े होने लगे। फिर एक दिन एक फैसला कुन प्लान तैयार हुआ। सुल्तान ने अपनी फौज को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्सा को मुख्तलिफ जिम्मेदारी दी। कहीं सीधा दबाव, कहीं सप्लाई काटना और कहीं सिर्फ दुश्मन को उलझा कर रखना। ये एक मुकम्मल स्ट्रैटेजी थी जहां हर हिस्सा एक बारी तस्वीर का टुकड़ा था। जब ये प्लान अमल में आया तो नई कुव्वत को अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो किस किस्म की मुकावामत का सामना कर रही है। उनकी रफ्तार रुक गई, उनका निजाम डिस्टर्ब हो गया और धीरे धीरे उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये कोई बारी जंग नहीं थी, लेकिन ये एक बारी जीत थी। इस जीत ने साबित कर दिया कि सुल्तानत सिर्फ अपने गुजरे हुए दौर की वजह से मजबूत नहीं बल्कि अपनी नई सोच और अडेप्टेबिलिटी की वजह से भी कायम है। लेकिन सुल्तान जानता था कि ये सिर्फ इब्तिदा है। असल मुकाबला अभी बाकी था। कहानी अब उस मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि सामने वाला दुश्मन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि गैर मामूली भी था। और शायद अगला मोड़ सबसे ज्यादा फैसला कुन साबित होने वाला था।
अब कहानी उस नाजुक मोड़ पर आ पहुंची थी जहां हर छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान ला सकती थी। सुल्तान जानता था कि अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक आजमाइश थी, असल तूफान अब उठने वाला था। नई कुव्वत ने अब अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली थी। छोटी झड़पों और आजमाइशी हमलों के बजाय अब उन्होंने एक बारी और मुनाज़म मुहिम की तैयारी शुरू कर दी। उनका मकसद सिर्फ सरहद पर दबाव डालना नहीं, बल्कि सल्तनत के अंदर तक घुसकर उसे हिला देना था। जासूसों की रिपोर्ट्स ने तस्दीक कर दी कि दुश्मन एक बड़ी फौज के साथ आगे बढ़ने वाला है, ऐसी फौज जो सिर्फ तादाद में नहीं बल्कि अपनी रवानी और डिसिप्लिन में भी मुनफरिद थी। सुल्तान ने फौरा अपने सरदारों को बुलाया। इस दफा उसके लहजे में वो सकून नहीं था जो पहले हुआ करता था, अब उसमें एक सख्त फैसले का असर था। उसने वाज़े कर दिया कि ये जंग दिफाई नहीं बल्कि वजूद की जंग होगी। लेकिन फिर भी उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी स्ट्रैटेजी को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला, सरहदी मुकावामत जहां दुश्मन की रफ्तार को स्लो किया जाए। दूसरा, अंदरूनी हिफाजत जहां शहरों और अहम मकामत को महफूज रखा जाए। और तीसरा, वो खुफिया प्लान जो सिर्फ चंद करीबी लोगों को मालूम था। जब दुश्मन ने सरहद क्रॉस की तो पहला मरहला शुरू हुआ। सरहदी इलाकों में सख्त मुकाबला हुआ। सुल्तान की फौज ने सीधा तकरार करने के बजाय दुश्मन को रोकने और थकाने पर तवज्जो दी। हर कदम पर उन्हें रेसिस्टेंस मिला, हर मोड़ पर उनकी रफ्तार कम होती गई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा सुल्तान ने प्लान किया था। कुछ दिनों के अंदर ही दुश्मन ने महसूस किया कि ये जंग आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय और ज्यादा जोर लगाया, और इसी लम्हे का सुल्तान को इंतजार था। दूसरा मरहला शुरू हुआ। जैसे ही दुश्मन आगे बढ़ा, उनकी सप्लाई लाइंस कमजोर होने लगीं। सुल्तान के खुफिया दस्ताओं ने पीछे से उन पर वार किए, उनके रास्तों को डिस्टर्ब किया और उन्हें बेचैन कर दिया।